जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं चोई साहब, उस जगह को नीली कोठी कहते हैं और ये लाखों लोगों की एक आस्था का केंद्र है। 1954 में पहली जमात में उनको किराए का घर एक मिला, जो आजकल जो झज्जर रोड है रोहतक में। जी। नमस्कार दोस्तों 1946 में जन्मे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से बात करना, उनसे उनकी जो जिंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें आपके सामने लेके आना मेरे लिए भी एक ऑनर की बात है, क्योंकि मैंने जब से आँख खुली है तब से चोई साहब के बारे में सुनता आ रहा हूँ। तो चोई साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपने मेरे लिए वक्त निकाला, ये मैं आपका इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं चोई साहब, उस जगह को नीली कोठी कहते हैं और ये लाखों लोगों की एक आस्था का केंद्र है। और जिस तरीके से लोग मंदिर मस्जिद का सम्मान करते हैं, यहाँ से जब बाहर से लोग गुजरते हैं जाते हैं तो झुकते हुए जाते हैं लोग। तो सबसे पहले तो मुझे इसी कोठी से जुड़ी हुई आपकी यादें और इसका इतिहास एक बार बताइए आप। इसका इतिहास तो ये है कि चौधरी छोटू राम जी जब आगरा से यहाँ रोहतक में वकालत करने आए तो उनको किराए का घर एक मिला, जो आजकल जो झज्जर रोड है रोहतक में। जी। उस पे था। और एक ऐतिहासिक बात शायद किसी को पता ना हो जी कि चौधरी लालचंद, राय बहादुर लालचंद जी और चौधरी छोटू राम ज्वाइंट प्रैक्टिस करते थे और एक ही घर में रहते थे। अच्छा, साथ ही 12 साल तक वो इकट्ठा रहे हैं। उसके बाद इस जगह पे मकान बनाने का चौधरी साहब ने फैसला किया और 2 साल से ज़्यादा समय लगा इसको बनाने में। अच्छा। और ये बताते हैं उस वक्त इस पे कोई 60,000 रुपया खर्च आया था। और जैसे आपने कहा कि लोगों में इस भवन को नीली कोठी के नाम से जाना जाता है जी। और अगले 2-2.5 साल में ये 100 साल पुरानी हो जाएगी इमारत होगी। और ये सही है, मेरा बचपन भी यहीं, मैं 1954 में पहली जमात में, अच्छा, मेरे यहाँ से नीली कोठी से कोई 200 गज पे एक छोटा सा स्कूल था, सैनी प्राइमरी स्कूल। अच्छा, आप यहीं, मतलब बचपन आपका यहीं गुजरा? हाँ, मैं पैदा भी यहीं हुआ हूँ। अच्छा, नीली कोठी में? नीली कोठी में। अच्छा। मेरा जो कई जगह ये लिखा हुआ कि ये डुमरखा में पैदा हुए, नहीं, मैं पैदा यहाँ हुआ। अच्छा। उसकी वजह भी थी क्योंकि मेरा जन्म, मेरी एक बहन और 2 भाई, अच्छा, वो एक तो 1 साल के डेथ हो गई थी एक की। अच्छा। और दूसरा जो भाई था वो भी 2.5-3 साल की उम्र में चले गए। और 6 साल की उम्र में एक मेरी बहन थी जिसका नाम शांति था। अच्छा। वो भी चली गई। तो उसके 14 साल के बाद आप पैदा हुए? मैं पैदा हुआ। और इसी चक्कर में कि कहीं जो सुविधाएं, चिकित्सा की सुविधाएं किसी गांव में नहीं हो सकती, तब मैं पैदा यहाँ, डिलीवरी यहाँ हुई थी। तो ये, और फिर मेरी पढ़ाई भी, जैसे मैंने कहा कि पहली क्लास से, पहली जमात से लेके और बीए तक मैं रोहतक में पढ़ा हूँ। और 3 ही सैनी स्कूल में 1 से 4वीं तक, 1 जमात से 4वीं जमात तक, 5वीं से 10वीं वैश्य हाई स्कूल रोहतक, और 11वीं से बीए पास मैंने गवर्नमेंट कॉलेज होता था जो आजकल पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो मैंने 67 में
यहाँ तक पढ़ाई पूरी की, ग्रेजुएशन, और फिर 3 साल के लिए मैं पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में लॉ डिपार्टमेंट में मैंने लॉ किया। लॉ किया। तो तब तक तो आपको यही मन में था कि वकालत करूंगा, या नहीं था कोई? नहीं, देखो, अब मेरे को बचपन से इस बात का आभास था, क्योंकि यहाँ जो भी गतिविधि होती थी, बहुत लोग गांव से चल के किसी को कोई भी काम होता था तो यहाँ ज़रूर आते थे, कोई हुक्का पीने के लिए, कोई पानी पीने के लिए, कोई चाय पीने के लिए, और एक आवागमन ऐसा लगा हुआ था। और उससे लगता था कि उनकी बात भी मैं सुनता था, बेशक मैं छोटा था, लेकिन मुझे उनकी बात सुन के फिर मैं ये देखता था कि ये इन सारी बातों का निचोड़ क्या है। अच्छा। निचोड़ ये था कि चौधरी छोटू राम जी की जो एक कार्यशैली थी और जो उन्होंने कुछ किया, उसका पूरा बखान यहाँ जो भी आता था वो अपने अपने तरीके से करता था। तो राजनीति तो मैं ये कहूँ कि मैं 6 साल का था जब पहली जमात में गया, तब से कुछ ना कुछ राजनीति की अनुभूति होती रही। और ये अलग बात है कि ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने लॉ किया तो मेरे मामा जी जो चौधरी श्रीचंद, जो चौधरी छोटू राम जी के भतीजे थे जी, वो हरियाणा विधानसभा में स्पीकर थे। और उन्होंने ये कहा था कि बेटा, मेरे बाद आपको राजनीति में आना है। अच्छा। और रोहतक में राजनीति करनी है। अच्छा। लेकिन विधि का विधान है, वो जब मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था लॉ का, तभी उनका स्वर्गवास हो गया। तो फिर मेरे को अपना फैसला बदलना पड़ा और मैं फिर अपना जो मेरा गृह क्षेत्र है जींद, वहाँ मैंने अपनी पढ़ाई, अपनी प्रैक्टिस लॉ की शुरू की जी। लेकिन वो भी एक इत्तेफाक है कि मेरे को साल भर ही हुआ था प्रैक्टिस करते कि मेरे पिताजी हरियाणा में बंसीलाल जी की कैबिनेट में रेवेन्यू मिनिस्टर थे जी। और किन्हीं कारणों से उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट ना देने का फैसला किया जी। और मुझे कहा गया कि अगर आपका बेटा लड़ना चाहता है तो लड़ ली, तो हमें कोई एतराज नहीं। तो वो पहला चुनाव में 1972 में लड़ा। उनको भी कोई एतराज नहीं था। उनको आ जाओ भाई। नहीं, उनको तो देखो, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि 1 सेकंड भी नहीं लगाया। चौधरी दलबीर सिंह को हाईकमांड ने भेजा, बंसीलाल जी ने भी कहा भाई मैं तो चौधरी साहब के सामने ये बात नहीं रख सकता, अच्छा ये हो कि आप नेकी राम जी से कहो कि अगर वो वीरेंद्र सिंह को के लिए सहमत है तो उनको हम लड़ाएंगे चुनाव। तो मैं वहीं बैठा था, दलबीर सिंह जी आए और उन्होंने बात शुरू की थी। 1 सेकंड में कहा इससे बढ़िया मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता कि और ऐसा हुआ। वो चुनाव में हार भी गया, ये भी बात सही है। लेकिन 1977 में जब सारी कांग्रेस पार्टी हार रही थी, खासतौर पे उत्तरी भारत में, तब आप जीते थे। तब आप जीत गए। हरियाणा में 3 ही लोग चुनाव जीते थे, कन्हैयालाल जी पोसवाल, चौधरी शमशेर सिंह जी सुरजेवाला और एक आप जीते थे। तो अगर मैं 72 में जीतता तो शायद आज आप मेरा इंटरव्यू नहीं कर रहे होते, 1 टाइम MLA होता, शायद आगे बात नहीं बनती। लेकिन उस जीत ने मुझे राजनीति के पटल पे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला राजनीतिक साबित कर दिया जी। तो ये है, ये सब चांस की बात है। जो सब इसके बाद तो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और कोई सभा भी बची है क्या? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति कुछ है इरादा? नहीं, कोई मेरे को मैं आपसे ही शेयर करूंगा कि आज से 4 साल पहले जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर था मोदी जी की मंत्रिमंडल में जी, तब मेरे को किसी ने कहा यू आर टिप्ड फॉर गवर्नरशिप ऑफ तमिलनाडु। और जिसने मेरे को ये बात बताई वो मिस्टर त्रिची शिवा जी, वो इज लीडर ऑफ DMK इन राज्यसभा। अच्छा। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं राजनीति में, सक्रिय राजनीति में रहूँगा,
ये अलग बात है कि राजनीति में मुझे कितना समय बिताना है, कितना, ये तो मेरा निर्णय बात का है। हाँ। लेकिन इस पोस्ट पे मैं नहीं आना। लोगों के बिना मजा नहीं आता आपको ना? नहीं, मजा तो देखो ये भी आदत का हिस्सा है। हम्म। अब कोई हुक्का पीना शुरू कर दे जी। वो जब तक नहीं मिलेगा तो वो पीता ढूंढता है। तो मैं भी पॉलिटिकल सिस्टम में, अब मेरे को 51 साल हो गए समझो। जी। 51 साल से सक्रिय राजनीति और चुनावी राजनीति का हिस्सा रहा हूं मैं। सर 2 बार मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूं, 1 बार मैं हरियाणा युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूं जी। और मैं ये कह सकता हूं कि एक समय ऐसा था जब कांग्रेस जो जिसकी हालत आज है इससे भी बुरी हालत में थी 1977 के बाद। 77 के बाद। और जब कोई कांग्रेस को, हमारे जिले की बात करता हूं हाँ जी। कि मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था और हमारे जो जिले में अध्यक्ष थे कांग्रेस के जिला के, वो पार्टी छोड़ के सीएफडी में चले गए। तो मुझे कहा गया कि आप कोशिश करो, किसी को ढूंढो, कोई तैयार नहीं हुआ। तो मैं खुद आगे बढ़ के मैंने कहा मैं बनता हूं। तो मैं जिला कांग्रेस का भी अध्यक्ष और जिला युवा कांग्रेस का भी अध्यक्ष, और ये 2 पद मेरे पास तब तक रहे जब तक कांग्रेस सत्ता में जब लौट के आई 1980 में तब मुझे फिर हरियाणा युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। तब फिर मैंने वो दोनों पद छोड़े। अच्छा चौधरी साहब, जो बुजुर्ग राजनेता हैं वो बढ़ के वृक्ष की तरह हो जाते हैं। जैसे आपके पास मुझे महसूस होता है बैठ के कि अब ये पूरा जितना इस पे कूद लो, फांद लो, इसके बंटे तोड़ लो, बच्चे झूला डाल लो। तो जैसे राजनीति में आपने बहुत सारे लोगों को अवसर दिया होगा, कितने लोगों को टिकट दे के आपने विधायक बनवा लिया होगा, कभी गिनती करी? गिनती तो नहीं की। अच्छा। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा है कि कांग्रेस में जब तक मैं रहा हूं, कांग्रेस का विश्वास, खास तौर पे राजीव गांधी जी का और श्रीमती सोनिया गांधी का, इतना विश्वास पात्र मैं अपने आप को मानता था, शायद ही कोई दूसरा किसी को इतना विश्वास मिला हो। और 7 राज्यों की मैंने टिकट बांटी है। अच्छा। 7 राज्यों में, महाराष्ट्र जैसे जिसमें बॉम्बे है, जहां कोई खाली हाथ खा नहीं सकता, हाथ सड़े होते हैं लोगों के, और कर्नाटका, मध्य प्रदेश, 2 बार उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल, इन राज्यों में मैंने यानी, वैसे मैं इस बात की कोई अपने आप को बड़ा ही नहीं समझता, लेकिन विश्वास की बात बताता हूं कि जिस पार्टी का मैं स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन था जी, महाराष्ट्र के इलेक्शन में, उस पार्टी के एक सदस्य के रूप में फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर जो इंडिया के थे, मिस्टर एंथोनी जी, वो उस कमेटी के मेंबर थे। तो मैं कई बार मैंने कहा सर, मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता, कहने लगे नहीं, अरे आपको पार्टी ने बनाया तो हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजनीतिक जो मान्यताएं हैं जी, उनको मैंने बहुत नजदीक से देखा और उनका निर्वाह दिखा के करता था मैं, ताकि और भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो सबक लें। हाँ जी। तो ये चीजें हैं और इन्हीं चीजों के बल पे मैं ये कह सकता हूँ कि 50 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने बहुत कुछ सही राजनीतिक दिशा, सही राजनीतिक सोच, सही राजनीतिक मूल्य, ये सारी चीजें मैंने ग्रहण की हैं और लोगों के बीच में रह के की हैं, आम जनसाधारण से भी, और जो टॉप लीडरशिप थी देश की 1972 से ऑनवर्ड्स आज तक, उनसे एक संवाद के नाते भी मैंने बहुत कुछ सीखा। जो साहब, जब आप बहुत बुरे से बुरे दौर में भी कांग्रेस में रहे, और मुझे अच्छी तरीके से याद है जब आपने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया तो हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने आपसे यह सवाल पूछा था कि कैसा लग रहा है पुरानी पार्टी को छोड़ के, तो आपने कहा था कि कुछ दर्द सीने में ही रहने दो। तो वो एक सवाल मैं इतने साल बाद आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वजह रही कि आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ी?
देखिए साहब, कांग्रेस छोड़ने का तो कभी सोचा ही नहीं था, कोई ख्याल नहीं था दीवान? कभी सोचा ही नहीं। यानी मेरे को 1977 की कांग्रेस की पराजय के बाद मैं जींद जिले की युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था, और बंसीलाल जी पे जो केस बनाए जा रहे थे तो हमें भी उन केसेस में इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई थी। गवाही दो आपने। और तब एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे ये कहा था कि तुम अपना इरादा बदल दो और जो हम कह रहे हैं वो बात हमारी मान लो, और ये कहो कि आपको जो फंडिंग होती थी यूथ कांग्रेस की, उसमें वो पैसा आप जहां से लेते थे उनका नाम ले दो। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी ये सोच का हिस्सा नहीं है, और मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हम हार गए, जो होगा देखा जाएगा। तो ये नहीं, लेकिन मुझे जैसे आपने पूछा है उसका सीधा जवाब ये है कि जब मैंने राजनीतिक परंपराओं को, राजनीतिक मूल्यों का ऐसा निर्वाह मैं कर सकता हूँ जो मुझे खुद इस बात का फख्र है, तो जब मेरे साथ एक अनहोनी हो जाए तब मेरा मन टूट गया। और वो अनहोनी भी आपको भी पता है, हरियाणा के लोगों को भी पता है। जो जब आप मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे, उससे दिल टूटा आपका? उसका मतलब देखिए, कैबिनेट का गठन जो होता है ना, उसका एक सिस्टम है, और सिस्टम ये है कि प्रधानमंत्री अपनी लिस्ट बना के कि ये लोग मेरी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, वो राष्ट्रपति जी को भेज देते भेजते हैं। वो खुद नहीं भेजते, कैबिनेट सेक्रेटरी भेजते। वो कैबिनेट सेक्रेटरी को कहते हैं कि दीज आर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड बेटर यू राइट डाउन टू द रिस्पेक्टिव MPs also so that they can be available at the time of oath ceremony। जी। तो मेरे पास कैबिनेट सेक्रेटरी की चिट्ठी आई कि फला तारीख को आपको कैबिनेट मिनिस्टर, उसमें लिखा होता है जी, कैबिनेट और राज्य मंत्री सब लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि आपको कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ लेनी है। ये बात है जिस दिन शपथ होनी थी उससे पहली रात को जी। और जो लेटर मुझे दे के गए तो दिन में मैंने खबर कर दी, तो राष्ट्रपति भवन से 6 पासेस भी आ गए, और 5 बजे ओथ टेकिंग सेरेमनी थी। 11:30 बजे मेरे पास फोन आता है अहमद भाई का कि भाई वीरेंद्र सिंह, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। तो मैं समझ गया था। उसके आधा घंटे बाद प्राइम मिनिस्टर का फोन आया, चौधरी साहब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम आपको फिर मौका देंगे। मैंने कहा सर मतलब क्या, आप मेरे को 12:30 बजे फ़ोन कर रहे हो, मेरे घर के सामने मेरा 84 लोधी एस्टेट मेरा कोठी थी एज MP। मैंने कहा वहाँ 4-5 हज़ार आदमी आए हुए हैं, उनकी चाय मिठाई ये वो, और मैंने कहा आप, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात की। उसके बाद में श्रीमती सोनिया गांधी से टाइम लिया। अच्छा। और उनको मैंने कहा ये गलत बात, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और मैंने कहा जो बहाना लगा के आप कर रहे हो, मैंने कहा 3 बातें होती हैं, अगर उन 3 में से मेरे खिलाफ कोई बात है तो मुझे कोई अफसोस नहीं। मैंने कहा या तो मेरी लॉयल्टी में कोई कमी हो, या मेरी ऑनेस्टी में कोई कमी हो, या मैंने कहा आजकल जमाना है वो CD वगैरह, किसी औरत के साथ कोई CD वगैरह हो, तो मुझे कोई अफसोस नहीं, मैं आपका बल्कि धन्यवाद करूंगा। कहने लगी नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा फिर मैं, तो वो राजनीतिक बात थी कि बहुत से लोगों को इस बात का था, तभी मतलब मन में ठान लिया था कि अब बस बहुत हो गया। ये बात है 2013 की। जी। 1 साल तक मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। मैंने इसलिए नहीं छोड़ी कि लोग ये कहेंगे कि यार इसको मिनिस्ट्री नहीं मिली इसलिए भाग गया। मैंने कहा नहीं, मैंने श्रीमती सोनिया गांधी को कहा
मैंने कहा मुझे जो पॉलिटिकल नुकसान हुआ है और जो आज तक मेरे को फायदा होता था वो ये था कि बीरेंद्र सिंह हरियाणा में एक ऐसा आदमी है जिसका राजीव गांधी जिस पे बहुत बड़ा फेथ करते थे, उनका पूरा यकीन था कि ये विश्वास पात्र है मेरा। और उसके बाद मैंने कहा सोनिया गांधी, उनको कहा, मैंने कहा सोनिया जी के बारे में भी लोगों में ये था कि बीरेंद्र सिंह के और सोनिया जी के जिस तरह बात है उससे लगता है कि उतना ही नजदीक है जितना राजीव जी के नजदीक था जी। और मैंने कहा आज मेरी वो छवि खत्म कर दी। सोनिया जी ने मुझे ये कहा कि नहीं, आप प्रोग्राम करो, मैं आऊंगी। तो खैर उससे पहले की बताता हूँ मैं। 2 दिन पहले फिर मेरे को सोनिया जी ने बुलाया, कहने लगी कि वीरेंद्र सिंह जी वो चौधरी जी बोलती, चौधरी जी मैं जाऊं तो लेकिन हाँ तो माहौल ऐसा नहीं है और चीफ मिनिस्टर है हुड्डा तो ये भी जाएगा और वहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है लॉ एंड ऑर्डर की। मैंने कहा हाँ जी, क्योंकि लोगों में ये है कि जो मेरे साथ हुआ है उसमें हुड्डा जी का काफी हाथ है, इसलिए पब्लिक इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी, आप मत आओ। यानी कोई सोच सकता है क्या? मैंने कहा आप मत आओ। मैंने कहा मैं ये नहीं चाहता कि वहाँ पत्थरबाजी हो और कोई अनप्लेजेंट बात हो। तो मैं वो फिर भी वो कहने लगी नहीं मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि फिर आप ऐसे करो, 2 लोग जिनको ले जाना चाहते हैं उनके, फिर मैंने दिग्विजय सिंह और अंबिका सोनी दोनों जी का मैंने कहा इनको भेज दो ताकि लोगों में थोड़ा सा ये हो जाएगा कि ये भी। जिन कॉलेज में ही कार्यक्रम हुआ था वो कॉलेज में ही कार्यक्रम हुआ था तो मैं गया था उसको कवर करने के लिए। तो अब इस परिस्थिति में और देखिए मेरे को जनरल सेक्रेटरी जब मैं बनाया श्रीमती सोनिया गांधी ने, मैं 3 राज्यों का इंचार्ज था जी। उत्तराखंड, हिमाचल, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें थी। मैंने दिन रात मेहनत करके दोनों जगह कांग्रेस की सरकार लेके आए और दिल्ली का मेरे को इंचार्ज बनाया हुआ था। तो इसके बावजूद आपने वो चिट्ठी सार्वजनिक नहीं की कभी भी कि देखो मुझे बना रहे थे और जबकि हम लोग आपको रोज लिख रखे थे वीरेंद्र सिंह जी ट्रेजेडी किंग हैं तो तब अखबार पढ़ते थे उस दौरान या छोड़ दिए थे अखबार पढ़ना? नहीं खूब, मैं तो इतना भी है मेरे को तो जब प्रेस उसी दिन जब मैं प्रेस को ने पकड़ लिया था मेरे को तो यहाँ तक आ के किसी 1-2 हमारे साथ मिलने वाले थे कि यार तो वो चिट्ठी दे दे। हाँ। बस हमारा काम चल जाएगा। रखी होगी आप भी आपके पास रखी होगी चिट्ठी अब भी वो? हाँ है, अभी भी है। और फिर 2 दिन बाद ये भी चिट्ठी आई 2 दिन बाद जी कि हम आपको कैबिनेट में नहीं ले सके इसलिए हमने आपका नाम विड्रॉ कर लिया। यानी आप 3 घंटे पहले 3.5 घंटे पहले किसी आदमी को मैं मतलब आई वॉज फीलिंग ह्यूमिलेटेड। मतलब अब कैसा लगा होगा उस यानी मेरे पास कोई शब्द नहीं है लेकिन फिर भी मैंने संयम रखा और मैंने ये साबित किया कि मेरा कोई बेशक ऐसा होता है मेरी यानी लोगों में एक छवि भी खराब हुई है लेकिन फिर भी मैं कांग्रेस में रहूंगा। अच्छा अब कुर्सी बदल दीजिए, आप मुख्यमंत्री होते और हुड्डा साहब आपकी जगह होते तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते? नहीं देखो हुड्डा जी, वैसे हुड्डा का कोई उसमें वो नहीं मैं मानता नहीं था लेकिन मैं एक और बात बता रहा हूँ जी जो मेरा अपना अनुभव है कि आदमी किसी पोस्ट के लिए अपने आप को ये समझने लगे कि मैं आई मे नॉट बी दैट कॉम्पिटेंट फॉर दिस पोस्ट, तो वो फिर छोटी हरकतों पे आ जाता है। अच्छा आपके तो बहुत पुराने दोस्त हैं ना? वो दोस्त भी हैं, मेरा भाई भी है, बुआ का लड़का। तो कब आपकी उनसे पहली मुलाकात कब हुई? कितने साल के थे आप जब? आप ये लगा लो कि कोई मतलब वो बचपन से ही तो यानी पहले तो वो
यहाँ दिल्ली पढ़ते थे जब रणवीर सिंह जी एमपी थे। उसके बाद वो सैनिक स्कूल में चले गए। जी। सैनिक स्कूल भी 3 बदले, अच्छा। जामनगर और इधर कुंजपुरा। राजस्थान और फिर कुंजपुरा। और वो शुरू से मेरे दोस्त थे, अच्छा। स्कूल टाइम से। और मैं उस- बड़ा हूँ उम्र में उनसे। उस इंसिडेंट के बाद भी दोस्ती है? अभी भी हाँ। दोस्ती में कोई वो नहीं है। अच्छा। और हम मिलते हैं, हालांकि पार्टी अलग अलग है, 10 दिन में, महीने में। या तो उसका फोन आएगा या एक हमारे बीच का एक और है उसका आएगा। कॉमन फ्रेंड। हाँ हाँ कॉमन फ्रेंड। हाँ, सुशील गुप्ता। अच्छा अच्छा। हाँ, और या मैं कर लूँगा, तो उसमें कोई वो नहीं। और मैं एक और बताता हूँ, मैं ये यही फर्क है जो मैं अपने आप में खुश रहता हूँ। बाकी कैसे हैं मैं उन पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो जैसे हैं लोगों को भी पता है। अच्छा। आज से 4 साल पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट में बैठे थे और वो काफ़ी कांग्रेस पार्टी के रवैये से, उनके प्रति जो रवैया था उससे खफा थे। और मुझे भी इस बात का आभास था। और मैंने उनको ये जांचने के लिए कि इनकी सोच क्या है, मैंने कहा भैया क्या कोई कांग्रेस में आप कंफर्टेबल नहीं हो क्या? तो वो उनकी जो भाषा थी उससे लगा कि वो काफ़ी दुखी थे। और एक स्टेज पे हो सकता था कि वो पार्टी को छोड़ देते। मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा भूपेंद्र भाई मेरी अगर सलाह माने तो मैं आपको बात कह सकता हूँ, क्योंकि आप भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो और बंसीलाल जी भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, भजन लाल जी भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, पंडित भगवत दयाल भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, राव बीरेंद्र सिंह भी। इन चारों लोगों ने चीफ मिनिस्ट्री के बाद पार्टी छोड़ दी। और जिसका जो हाल हुआ वो आपको भी पता होना चाहिए। मेरी आपको सलाह है कि आप कुछ भी हालात हो कांग्रेस मत छोड़ना, और अलग से पार्टी बनाने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। हाँ, फिर भी कहते ना घुटन हो रही है, तो वो अगर घुटन फिर भी होती है तो फिर मैंने कहा बीजेपी में आ जाना, अपनी अलग पार्टी बना के नुकसान करोगे। उसने मेरी बात को माना, लेकिन एक बात पे वो कहने लगा कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मैंने उसको हौसला देने के लिए कहा, मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? कहता कि अगर ऐसी परिस्थिति हो तो आप और हम इकट्ठे। मैंने कहा मंजूर। ताकि वो इन बातों को, तो मैं आपको सही बताता हूँ, मैं ये हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, बढ़िया आदमी हैं मनोहर लाल जी, इनको भी जब कभी भी मैं मिलता हूँ मैं उनको पॉलिटिकल सलाह देता हूँ। मैंने कहा राज लेना अलग बात है, राज करना अलग बात है। राज लेने के लिए पार्टी की सोच अलग होती है और राज करने के लिए एक व्यापक रूप आपको अपनाना पड़ता है। तो मैं इन चीजों पे उनको भी सलाह देता हूँ। सलाह मान लेते हैं क्या? आजकल वैसे फ्री की सलाह कोई लेता नहीं है। नहीं, उनको इस बात का इल्म है, चीफ मिनिस्टर हमारे को, कि ये कोई ऐसी सलाह नहीं देता जिसमें कोई सियासत हो। जो सब जब अब आपको ट्रेजेडी किंग लिखते थे तो उसमें सबसे ज्यादा जिक्र जो आता था हम करते थे 91 का जिक्र। तो क्या वास्तव में कि मुख्यमंत्री पद की जो कुर्सी है आप बस उस पर जाते जाते रह गए थे? और थोड़ा सा आप मुझे आज बता ही दो, क्योंकि आप मुझे बच्चे जैसा ही मानते हो हमेशा। नहीं, मैंने बताया आपको कि देखिए राजीव गांधी जी ने मुझे 1985 में जब मैं एमपी बने, मेरे को 1 साल भी नहीं हुआ था जी, मुझे हरियाणा का कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया। और मेरे से पहली मुलाकात करने वाले पहलवान दारा सिंह जी थे। अच्छा। वो मिलने आए, वो कहने लगे भाई चौधरी साहब आप अध्यक्ष बन गए, तो
उनका कोई मिलने वाला था। हम्म। तो मैंने कहा नहीं जी, वो वीरेंद्र सिंह राव, वीरेंद्र सिंह होंगे, मेरे उनका नाम मिलता है ना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ। तो कहने लगे नहीं, मैं पूछ के आया हूँ। अच्छा। तो मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा था। हम्म। तो वो हुआ क्या कि उन्होंने अमेरिका दौरे पे जाना था, राजीव जी। राजीव जी ने, और रात को 2 बजे फौतेदार को 2 लाइन की कि मैं ये आ रहा हूँ, एंड यू एंश्योर कि व्हेन आई कम बैक ही मस्ट बी इन पोजीशन। मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हाँ? आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मुख्यमंत्री नहीं, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट। पीसीसी प्रेसिडेंट की बात है। तो उस टाइम भी मैं ना बढ़ूं, वहां भी खेल हुआ था। अच्छा। लेकिन फौतेदार जी जैसा आदमी जो बहुत वो उन लोगों को ये कह रहा था कि मैं अपने बॉस की हुक्म को इधर अवहेलना नहीं नहीं कर कर सकता। मेरे को बोल के गए हैं कि मैं जा रहा हूं और ये बन जाए। परसों तक उसको अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए। तो वो चले गए और वो हो गई। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि कई चीजें ऐसी हैं। तो उन्होंने 1-2 बार ये कहा भी कि मैं आपको प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री दूंगा। हाँ, वो इलेक्शन के दौरान कहा 91 कि में। मैं बिल्कुल नया दूंगा। हाँ। और जो प्रदेश का भला करेगा। तो क्या व्यक्तिगत तौर पे भी उन्होंने आपको कह दिया थी ये बात? व्यक्तिगत तौर पे यहाँ तक कि वीरेंद्र ऐसे बोले, और ये बात है एग्जैक्टली 14 मई और 1991 की, उनके असैसिनेशन से ठीक 1 हफ्ता पहले की रात के 1:30 बजे मैं और भजन लाल जी दोनों फरीदाबाद से मीटिंग करके, बड़ा जलसा था, उनको 10 जनपद पर छोड़ने आए थे, और हमने नमस्ते की और कहा, मैंने कहा सर आप तो सुबह फिर जाना है तो आप आराम करो। अरे कैसा आराम, 1:30 तो अब बज गया, 2-2:30 बजे तक सोऊंगा, 5 बजे फिर जाना है। तो फिर हम नमस्ते करके निकल लिए। और फिर जब हम काफ़ी दूर चले गए तो उन्होंने आवाज़ दी कि वीरेंद्र सुनो। तो मैं वापस मुड़ा और भजनलाल जी भी मेरे पीछे पीछे। तो कहने लगे नहीं भजनलाल जी आप वहीं रुको। और मेरे को बुला कहने लगे मुझे ये बता कि मेजॉरिटी आएगी। मैंने कहा सर पक्का। तो कहने लगे देखो अगर मेजॉरिटी आएगी तो तुम चीफ मिनिस्टर, नहीं आएगी तो ये आदमी अपना खेल फिर खेलेगा, कर देगा काम, और उसमें फिर कुछ नहीं हो सकता। ये उनके शब्द थे। तो ये सारी ये बात है 14 तारीख की। 23 तारीख को हमारी गिनती होनी थी, 21 को उनका असैसिनेशन हो गया। तो ये, और मैं कहता हूँ ना, यानी मैं एक किस्मत तो नहीं कहता मैं, लेकिन ये चांस है। और चांस में भाई कई बार आप कुछ चीजें ऐसी है जो चूक जाते हो, हाथ में आई हुई निकल जाती हैं, लेकिन मुझे इनका अफसोस नहीं। अच्छा, मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है ना। आपको कोई अफसोस नहीं है इसका? ना, मैं तो इसको खेल मानता हूँ। अच्छा। भाई खेल में कई बार गोल हो भी जाए, कई बार आदमी सेल्फ गोल भी कर लेता है, अच्छी टीम भी हार जाती है। मैंने तो सेल्फ गोल भी कर रखा इसी खेल में कि राजीव लंगोवाल समझौता हुआ जी, मैं कांग्रेस अध्यक्ष हरियाणा का, और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई हमने जिसमें सब आए और सारी पार्टियां, और रेजोल्यूशन पास हुआ कि हम राजीव लंगोवाल समझौते को नहीं मानेंगे, ये हमारे हरियाणा के हित में नहीं है। और हमने लिख के दिया। अब वो कहानी तो मैं नहीं बताऊंगा आपको कि राजनीति में लोग कितना धोखा भी कर सकते हैं। ज्यादातर धोखा ही करते हैं ना, बस जो भी है वो बताने वाली बात नहीं, इसलिए क्योंकि अब उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन राजीव गांधी ने मुझे अगले दिन हटा दिया। पंडित नवल किशोर शर्मा हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होते थे जी, उन्होंने कहा कि आप गलत कर रहे हो, वीरेंद्र सिंह जैसा आदमी नहीं मिलेगा आपको। कहने लगे कि मैंने अपना आदमी समझ के बनाया था और इसने वहां प्रस्ताव ही मेरे खिलाफ कर दिया। मैं, ये सच्चाई है, सेल्फ गोल है। हाँ, तो नवल किशोर जी कहने लगे कि आप उससे बात करो, वैसा आदमी नहीं। कहने लगे ना, अब मैं बात नहीं करूँगा। और आप यकीन करोगे कि उसी आदमी ने ठीक
2.25 साल के बाद मेरे को फिर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया हरियाणा का, और ये कहा कि मैं 3 महीने से लोगों से पूछ रहा था कि कांग्रेस को कौन जीवित कर सकता है। तब आपको याद हो देवीलाल जी को 85 सीटें मिली 50 थी। सीटें थी जी, 5 ही रही थी कांग्रेस की। तब उस वक्त और मैं तो पानीपत था उस दिन, एक इंडियन एक्सप्रेस में छोटी सी लाइन आई हुई थी कि वीरेंद्र सिंह has been appointed as the PCC president of हरियाणा, और मुझे पता ही नहीं। उन दिनों में फोन वोन तो ये लैंडलाइन होती थी। हाँ जी, तो मेरे पास एक सुरजाखेड़ा गांव है ना जो, हाँ जी, उसके पंडित था एक, हमारा साथ ही था वो शाम को वैसे ही आ गया मिलने, कहने लगा चौधरी साहब बधाई हो बधाई हो। मैंने कहा क्या हो गया कि आप तो अध्यक्ष बन गए। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इसलिए कभी दुख नहीं हुआ इन चीजों का कि जिसने मुझे हटाया उसी ने ये कहा। और एक और तथ्य बताता हूं जो शायद ही कोई किसी के बारे में करे, कि राजीव गांधी जी का जो प्रोटेक्शन फोर्स थी उसमें दिल्ली पुलिस भी थी और दूसरे भी थे। दूसरे तो खैर SGPC वगैरह तो बाद की क्रिएशन है जी। ये 91 में है, लेकिन थे वो भी। दिल्ली पुलिस के एक मिस्टर गुप्ता थे, वो इंस्पेक्टर पुलिस थे, और जब भी वो बाहर निकलते थे जीप खुद चलाते थे तो वो पीछे बैठता था या बराबर में बैठता था, 1-2 और पुलिस की। तो उसने एक दिन मेरे को कहा कि भैया चौधरी साहब मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ बताओ। कहने लगे हमारा साहब है ना, ये कई बार इसने ये कहा बातों में, हमारे से नहीं जिससे भी कोई बात करता होगा, कहता कि मेरे को वीरेंद्र सिंह जैसे 10 आदमी भी अगर देश में मिल जाए ना, मैं देश की शक्ल बदल सकता हूँ। इतना बड़ा मेरा यानी मेरे में उनका विश्वास मैं नहीं कभी भूल सकता। और अब आपने आज भी कभी भी मैंने देखा है बयानों में गांधी परिवार के बारे में आपने एक शब्द नहीं बोला कभी। मैं नहीं बोलता। हाँ राहुल की वर्किंग के बारे में तो मैं बोल देता हूँ, लेकिन सोनिया आप जिस दिन मैंने फैसला लिया ना तो कांग्रेस को पता लग गया, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना, कांग्रेस की गवर्नमेंट जाली थी, ये 2014 की बात जी। तो मेरे पास अहमद भाई का फोन आया कि भाई वीरेंद्र वो सोनिया जी का फोन आया है और आपने कई मन बना लिया कांग्रेस छोड़ने का। वो कह रही है कि मैं 3 दिन के बाद आऊंगी, बाहर गई हुई थी कहीं, और उनको कहना वो रुके। मैंने कहा 3 दिन क्या आराम, 3 महीने रुक जाएगी, कोई बात नहीं। तो जब वो आई तो मेरे पास मैसेज आया, मैं गया, सारी बात हुई। वो बातें भी ऐसी हैं आपको यानी इट शुड नॉट बी मेड पब्लिक, लेकिन इतनी भावुक हो गई और फिर मैं भी भावुक हो गए। फिर मैं उनको फेस नहीं कर सका। फिर मैंने नमस्कार करके और मैं निकल गया। मैंने कहा जी माफ़ करना, और यहाँ तक कहा उन्होंने कि मोदी के पास बैठोगे तो। मैंने कहा आप बताओ। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा फिर क्या करूं, यहाँ तो जो मेरे साथ हुआ है। कहने लगी आप अपनी अलग पार्टी बना लो। मैंने कहा जी बना लूंगा, लेकिन मेरे पास तो पैसा वैसा तो है नहीं। पैसे होते तो कहते मैं सरकारी ना बना लूं। और 3-4 महीने की बात थी, कहना में तो सरकारी बना लेते पैसे होते तो। लेकिन इमोशनल हो गई वो, और फिर मैं भी आ गया, बस उठ के ही आ गया। मैंने फेस नहीं कर सका। और मैं ये कहूँगा कि अभी गुलाम नबी आज़ाद और हम एक ही युग के आदमी हैं। हाँ जी। तो ये बात भी 4 साल पहले की थी कि गुलाम नबी को एक दिन कहने लगे कि वीरेंद्र सिंह को हमने खो दिया। तो गुलाम नबी कहता है भाई कुरान की कसम। वो मेरे को जब ये कहने लगी तो मैं उनका जो हाव भाव देख रहा था तो मुझे लगा कि कितना बड़ा उनको अफसोस है तेरे जाने का। हालांकि हमारी कोई ये बात नहीं थी कोई मैं कोई छोटू या हूँ, मैं तो मिनिस्टर था। गुलाम नबी भी चले गए बाद में। हाँ वो तो चले गए।
तो ये सारा बहुत लंबा है इसका इतिहास। 51 साल का आपका अनुभव है। मैं एक चीज बड़ी चाहूंगा कि आप जैसे ऑनेस्टी से बताते हो वैसे ही बताना। बेस्ट चीफ मिनिस्टर अभी तक हरियाणा को कौन मिला है? देखो जी, अपनी अपनी तरह से फिर भी एक आकलन करें तो आपकी नजर में। देखो, जिसने सही रूल किया उसको नुकसान भी हुए हैं, स्टेट को भी शायद नुकसान हुआ, तो मैं ओम प्रकाश चौटाला जी को, अच्छा है। हाँ, यानी वो राज, मैंने एक बात कही थी ना अभी, राज लेना अलग बात है, राज करना अलग बात है। उनका राज करने का जो तरीका था वो हरियाणा में, मैं ये मानता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको उन्होंने ताक पे रख के राज किया तगड़ा, कि भाई 10% तो बिजली के बिल लूंगा ही लूंगा, बाकी माफ कर दूंगा। जबकि 10% क्या होता है जब 90% कर रहे। लेकिन ये तरीका, वो तो जाट वो कहते हैं ना, गंडा गोंदे बेली। हाँ, ये भी एक तरीका है राज करने का। तो उनको मैं इस हिसाब से ठीक मानता हूँ। और बाकी देखिए, बंसीलाल जी जब आए, बंसीलाल जी को एक स्कोप था कि हमारी जो उन्नति विकास, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे, इतना खुला था मैदान, और उन्होंने किया भी। और उसमें से सबसे बड़ी जो देन है वो उनकी, मैं ये मानता हूँ कि जो जिस इलाके में पानी लेके गए वो, ठीक बात है जी, वो बहुत बड़ी बात है। आज कोई माने या ना माने, आपके इलाके में एक सुंदर ब्रांच आती है ना, मरद पानी उसी से लगा करता है। ये जो सिमरनजीत कौर थी, जो हरसिमरत कौर जी, इसके परदादा थे सरदार सुंदर सिंह मजीठा। और चौधरी छोटू राम ने ये नहर निकलवाई थी, लेकिन वो उसको लेके आए, कहने लगे कि इसका इनॉग्रेशन आप करो। और पब्लिक मीटिंग में ये कहा कि अब इस नहर को सुंदर नहर, उन्होंने तो सुंदर सिंह मजीठा कहा था, लेकिन लोगों ने उसको सुंदर नहर के, और आज तक लोग ये याद, मरतू जी पानी उसी से लगा है, सुंदर नहर से। तो उस पानी को और आगे अगले छोर तक, नारनौल तक, नांगल चौधरी तक, इधर आपके लोहारू तक, इधर आपका सिवानी, और ये जो इलाके हैं, इन इलाकों के लिए तो मैं ये कहता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी देन है। और मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि राजस्थान में जो चुनाव होगा ना, अगर कोई पार्टी, मैंने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, कोई पार्टी इस बात का अश्योरेंस दे दे राजस्थान में कि हाँ हमें मौका दो, हम 5 साल के अंदर राजस्थान 3 तरीके से राजस्थान में कैनाल इरिगेशन हो सकती है, एक चंबल की, एक नर्मदा की तरफ से, और एक भाखड़ा की तरफ से। अगर कोई ये ऐलान कर दे कि कम से कम एक फसल हम कैनाल इरिगेशन से आपको दिलवाएंगे 5 साल में, एकदम क्रांति आएगी। बीजेपी वाले सुन लेंगे बीजेपी वाले सुन लेंगे, आपका इंटरव्यू कर देंगे। ये तो नहीं, मैं तो बीजेपी के प्रेसिडेंट से मैंने बात की, नड्डा जी से, मैंने कहा ये बातें हैं करने की, अगर आप कर दोगे तो बाबा है, लोगों का भी भला हो जाएगा। हाँ, क्योंकि राजस्थान तो अभी भी बहुत, आप देखो धर्मेंद्र जी, कई चीजें ऐसी हैं जो अपने को सोचनी चाहिए। किसान आंदोलन हुआ, वेस्टर्न यूपी का भी पार्टिसिपेशन, पंजाब का तो सबसे ज्यादा था, हरियाणा भी पूरा जगह और खूब डटा, लेकिन राजस्थान के किसान का पार्टिसिपेशन बहुत कम था। और इसीलिए क्योंकि वो खेती को अपना साधन नहीं मानता कमाई का, गुजारा ही नहीं होता। ये चीजें हैं करने की। अब मैं जाता हूँ, एक लास्ट सवाल 2 पूछ लेता हूँ। अच्छा, 2 आपके पिताजी को कहा चौधरी दलबीर सिंह ने जी, हम तो वीरेंद्र जी को, उन्होंने यस की, ये तीसरी पीढ़ी अच्छी वाली IAS की नौकरी पूरी छुड़वा के उनको सांसद आपने हमारा हिसार का बनाया, तो उनका ये फैसला था या आपका ही था?
नंबर एक बात तो ये कि अच्छी भली नौकरी बोलना, मैं यानी नौकरी तो नौकरी है। अच्छा जी। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये, मेरा बेटा मे बी द एक्सेप्शन कि एक 24 घंटे का पॉलिटिकल आदमी और उसका बेटा आईएएस का टॉपर हो, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात थी। लेकिन जब उससे पूछा आप जैसे पत्रकारों ने, जर्नलिस्ट ने, कि आप इसका श्रेय किसको देते हो, तो उसका सीधा जवाब था मैं अपनी माँ को श्रेय देता हूँ। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा भाई बाप को क्यों नहीं देते? कहने लगे बाप को तो फुर्सत नहीं 24 घंटे राजनीति करने की। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था, मैं 6 साल का बच्चा भी राजनीति को समझता था जी। और उसको मैं एनालाइज कर सकता था। 8-10 साल का होके तो पूरा कर सकता था। मेरी नानी को, लेडी छोटू राम को, आसौदा में हाई स्कूल बनाने के लिए गांव ने कहा कि लेडी छोटू राम फाउंडेशन स्टॉल रखेगी, और गांव की पंचायत आई और कहा, तो कहने लगी भाई कमरा कितने में बना है? तो किसी ने कहा कि माई जी बोलते थे जी। 2000 रुपये दे दिए। तो अब आप, मेरी उम्र होगी उस टाइम 9-10 साल जी। यानी ऐसी राजनीति करने की जरूरत है, उसके पास 2000 रुपये थे नहीं। तो इसलिए मैंने अपने बेटे को ये कहा, और उसका भी मन था कि भाई छोटू राम जी की जो सोच थी वो आज भी जिंदा है, और उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उस जमाने में तो उतनी सार्थक थी, आज शायद उनकी दिशा और उनकी शक्ल बदल गई। उन चीजों को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ मेरे मन में है, लेकिन मैं कर नहीं सका जितना कि मैं सोचता था। लेकिन अगर तुम ठीक समझता है तो ऑप्शन इज विद यू, कर देना। आप अगर आना चाहते हो। तो मैंने अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी और प्रधानमंत्री जी को लिखी। मैंने कहा मेरा बेटा जो आईएएस का टॉपर है, 21 साल की उसकी सर्विस है, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का है भारत सरकार का, उसको मैं चाहता हूं कि वो मैदान में आए। और मैं ये भी समझता हूं कि आपकी पार्टी, आपकी मतलब हमारी पार्टी हाँ। आपके निकलता है, हमारी पार्टी की ये सोच है कि जो डायनेस्टिक जो फैमिलीज हैं उनका आप विरोध करते हो, और इसलिए मैं ये भी मानता हूँ कि मैं जो आपको कह रहा हूँ उसमें मैं एक क्लॉज ऐड कर देता हूँ कि मैं अपनी मिनिस्ट्री और अपनी मेंबरशिप राज्यसभा की, जो उस समय 3 साल बाकी थे, मैं दोनों छोड़ने को तैयार हूँ अगर। तो एक दिन अमित शाह जी का फोन आया कि भाई चौधरी साहब हम आपके बेटे को टिकट देंगे, लेकिन 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, किस में से देंगे ये हम 2 दिन पहले बताएंगे। अच्छा। मैंने कहा जी बता दो, रोहतक, सोनीपत और हिसार। तो खैर वो हिसार में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड था, सोनीपत में। हिसार में तो खैर आप भी रहे हैं, सांसद तो हिसार के आप भी रहे, आपने भी चुना। उस टाइम हमारे 5 के 5 कॉन्स्टिट्यूंसी थी। चौटाला साहब थे आपके मुकाबले में, चौटाला साहब थे आपके मुकाबले में। हाँ, तो मतलब उसका मन था। और मैं ये मानता हूँ, मेरे पिताजी के शब्द मुझे आज तक याद है, जब मैं फर्स्ट मीटिंग, पार्टी ने टिकट दी मेरे को और मैंने फर्स्ट मीटिंग नरवाना में की, नरवाना से इलेक्शन लड़ा था उस टाइम, उचाना हल्का नहीं होता था। ये उनके शब्द हैं कि मैं इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा मेरे से भी ज़्यादा कॉम्पिटेंट है और अब ये चुनाव लड़ेगा, मुझे बहुत खुशी है। और वो दिन और आज का दिन उन्होंने कभी फिर राजनीति में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। लास्ट सवाल, अभी तक करंट पॉलिटिक्स की हमने बात ही नहीं की, सिर्फ लास्ट सवाल, उचाना आपकी राजनीति का एक आधार है सर, रीढ़ की हड्डी है आपकी वो, और उचाना राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि सरकार का गठबंधन जेजेपी के साथ है, आप चुनाव वहां पे लूज भी किया आपने, तो उचाना किस तरीके से अब आप देखते हैं ऐसी परिस्थितियों में?
उचाना तो जैसे पहले देखता था ऐसे ही देखता हूँ। मेरा ये तय है चुनाव लड़ा जाएगा मेरा वहाँ पे? ये तय है 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा वहाँ पे आपकी तरफ से, मतलब मैडम या फिर परिवार से कोई? देखो बात ये है कि उचाना मेरी कई बार ऐसी पोजीशन रही है कि 10-10 हलकों से मेरे को निमंत्रण आए, यहाँ से लड़ो, यहाँ से लगो। ये जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट जो आप उड़ा कहता है कि मेरी मुट्ठी में है, यहाँ के लिए भी मुझे बहुत से साथियों ने यहाँ के, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा यही हूँ, उड़ा तो इतने साल यहाँ रहा नहीं होगा जितने साल मैं रहा हूँ। तो लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरा कार्य क्षेत्र है, मेरी वहाँ जो सोच है, हालांकि बहुत टफ कॉन्स्टिट्यूंसी है किसी के लिए भी, सिर्फ मेरे लिए नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ कि आपको सख्त जरूरत थी, वो चुनाव आप लूज कर गए। लेकिन मैं अपने लोगों के बीच में हूँ, बीच में रहूँगा, और चुनावी राजनीति मैं करूँ ना करूँ, लेकिन मेरा जो सोच है वो वहीं रहेगी। और जो भी ताकतें वहाँ के इलाके की तरक्की विकास को बाधित करती हैं अपने निहित स्वार्थों के लिए, उनके खिलाफ हमेशा लड़ूंगा। अच्छा, बस चलते चलते ये बता दो कि अभी पब्लिक मीटिंग में भी बहुत सारे साथी आपको ये कहते हैं कि आप राजनीतिक फैसला लो, आज राजनीतिक फैसला लो। अभी 24 तक का सफर बीजेपी के साथ ही है या कोई फैसला लिया जा सकता है? देखिए, ये सारी चीजें वीरेंद्र सिंह इस बात को जानता है कि हरियाणा की जनता इलेक्शन से 6 महीने पहले तक कोई मन नहीं बनाती, क्या करती है क्या नहीं करती। 6 महीनों में होता है तो हम भी हरियाणा की जनता का हिस्सा है। हाँ। 6 महीने पहले देखेंगे। नहीं, मतलब मेरा ये है कि अगर आज आप पूछो पॉलिटिकली, नेताओं की छोड़ो, मेरी छोड़ो, आप किसी आम साधारण आदमी से पूछो, उसका भी मन ये नहीं है कि वो बीजेपी को वोट देगा, कांग्रेस को देगा, या कोई तीसरी पार्टी को देगा, या कोई महागठबंधन को देगा। चौटाला साहब जो बात करते हैं महागठबंधन की, या वो जेजेपी को देगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा ये राजनीतिक तजुर्बा है कि आप यू आर नॉट इन 6 महीने पहले डिसाइड होगा जो होगा। तो जो भी है, 6 महीना हो, साल हो, मतलब अभी वो सिलसिला शुरू नहीं हुआ। अच्छा। और वो सिलसिला जब शुरू हो जाएगा आपको मैं सारी बता दूंगा। दोस्तों, ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, और एक दो सीटिंग और करनी पड़ेगी हमें। हाँ, करेंगे। तो अभी बाकी जो सवाल बच गए हैं दोस्तों, आपके मन में भी अगर ऐसा कोई सवाल है जो हिसाब से आपने पूछना था, मौका नहीं मिल पाया, तो आप कमेंट कर दें। अगली बार मैं वो लिस्ट लेके बैठूंगा और वो सारे सवाल इनसे पूछेंगे। शुक्रिया आपका, आपने इतना समय दिया। थैंक यू, धन्यवाद।